सभी को नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग 1000 प्रश्नों की महासीरीज में आज छठा लेक्चर्स है, जिसमें आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें 10 क्वेश्चंस तो रहेंगे, बट कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो सीटेट की परीक्षा 2022 में दिसंबर में होने वाली है, ये उसमें बहुत ही उपयोगी होगी। और इस क्रम में 1000 सीरीज़ के प्रश्नों में आज छठा सीरीज है, ठीक है। तो ये लगभग 100 वीडियोज़ आएंगे और आपके लगभग 1000 प्रश्न रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप 2000 से 3000 प्रश्न इन वीडियोज़ के माध्यम से पूरा कर लोगे। और आप यकीन मानो कि मुझे जहाँ तक विश्वास है कि कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 50 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज से पेस्ट हो, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की मेरी उम्मीद है और संभावनाएं भी व्यक्त हैं कि आए कहीं ना कहीं से। बस आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए खूब रिवीजन कीजिए और स्वस्थ रहिए, जिससे इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर पाएँ। जहाँ तक मैंने इस परीक्षा को लास्ट ईयर दिया था, तो मेरे जो मार्क्स आए थे जिसमें मैंने पास किया था अराउंड 102 या 3 आए थे। तो उसमें मैंने अनुभव किया कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैंने तो खैर ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती, मैं और चीज़ों की तैयारी करता हूँ। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बिना किसी पुस्तक को पढ़े, बिना किसी कोचिंग्स को किए, आप ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बट इसमें शर्त यह है कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप किस प्रकार से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, किस प्रकार से परिस्थितियों को देख पा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम की खासियत क्या है, खासकर पेडागोगी सेक्शंस का, आप जितने सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हो, जितने ज़्यादा आपको सकारात्मक प्रश्न के उत्तर लगते हैं, वही ज़्यादा 99% चांसेस है कि सही उत्तर है। तो आप इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे जब भी अगर प्रैक्टिस सीरीज ये कर रहे हो या पहले वाले जो भी आपने प्रश्न किए, तो इस प्रकार से आप हल करो क्वेश्चंस को। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। और मैं ये उम्मीद नहीं, दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस सीरीज को करने के बाद आप डेफिनेटली 100 to 120 स्कोर्स करने के बीच में रहोगे। और अगर आपने अच्छे से इसको बार बार रिवाइज किया, आपने अपना कॉन्सेप्ट और मजबूत कर लिया, तो आप ज़रूर 120 भी क्रॉस कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है। मैंने तो लास्ट टाइम नहीं 120 प्लस कर पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो न्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहे थे, ऑनलाइन थे और मेरे पास तैयारी करने के लिए समय भी नहीं था। तो अब तो मैं नहीं भी दूंगा एग्ज़ाम, लेकिन आप दोगे और आपको लगेगा कि नहीं, सच बात है, 120 प्लस करना ईजी है। बस आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए और इन वीडियोज़ के माध्यम से लाभान्वित होने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा है। ऑप्शन ए है स्कियोफाइट, आत्म आत्पोद्भिद, लवनो लवनोद्भिद, समोद्भिद, ठीक है। तो प्रश्न है कि सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा है। देखो, ये तो होगा इसका आंसर आत्पोद्भिद, ठीक है। माने स्वयं के द्वारा पोत का तो एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन स्वयं पोषी जो कहते हैं, हिंदी में एक शब्द आता है स्वयं पोषी, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो आप स्वयं की क्रियाओं करके जो पादप अर्जित करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा अपना भोजन इकट्ठा करना, तो उसे आत्मपोदभीत कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रथम का आंसर हो जाएगा सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा है, तो वो हो जाएगा आत्मपोदभीत, ठीक है। लवनोद्भिद का मतलब होता है कि लवण की क्रियाओं द्वारा, ठीक है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है, जो जिस प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है, उसे लवनोद्भिद कहते हैं। आप देख सकते हो ये जो पौधा है, ये जो पौधा है स्पार्टिना अल्टरनिफ्लोरा, ये लवनोद्भिद का उदाहरण है। आप गांव में इसे देखते होंगे, जब क्या बोलते हैं वो, धान की जब खेती ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जंगलों में ये उगते हैं लंबे लंबे। तो आपने देखा होगा, इसी को लवनोद्भिद प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये इसका एक उदाहरण है। देखो, अब ये है समोद्भिद का ये उदाहरण है। ये जो समोद्भिद बेसिकली होता क्या है कि जो सभी जगह
कम पानी में, जैसे पानी आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम है, वहाँ पे हमेशा सामान्य रूप से जनरल रूप से वहाँ पे पानी की उपस्थिति होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं समुद्रविद, ये गहरे रंग के होते हैं, इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आप इस चित्र को भी अगर याद रखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि समुद्रविद इस प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, समुद्रविद किसे कहते हैं। देखो, प्रश्न में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसका जो प्रश्न है कि सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा है, तो यही है। अगर वो पूछे कि लवणोद्भिद क्या होता है, आतपोद्भिद क्या होता है, समोद्भिद क्या होता है, तो आपको याद होने चाहिए कि ये क्या होता है। आपके दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए, तो आप ज़रूर चित्र को याद रखें, कैसे समोद्भिद गहरे होते हैं, लंबे-लंबे उसके शाखाएँ होते हैं, वो जनरल पानी में रहता है, ठीक है। लवणोद्भिद कैसे होते हैं, लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला नहीं बनाती। तो कोयल है। कोयल आपको पता है कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और कौवा है उसका बच्चे का पालन पोषण करती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, और कितने बार रिपीटेड होंगे कोई नहीं जानता। तीसरा है कि केसर क्रांति का संबंध किससे है। देखो, केसर क्रांति एक हुआ था, इसका तो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। केसर क्रांति केसर उत्पादन से बिल्कुल नहीं है। तो देखो, इसमें इसका संबंध पूछ रहा है कि केसर क्रांति का संबंध किससे है। देखो, जहाँ तक केसर की बात है, ये ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे, तो केसर क्रांति से यहाँ पे तात्पर्य ये होना चाहिए, तो केसर क्रांति जो हुआ था वो ज़्यादातर हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे केसर की सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है। जैसे आप कश्मीर घाटी क्षेत्र में सबसे अत्यधिक केसर की, वो जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है वहाँ पे होती है, और लद्दाख के क्षेत्रों में, इवन थोड़ा बहुत आपको हिमाचल या उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो इसका संबंध बेसिकली है कि केसर की उत्पादकता में वृद्धि आना, ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती होना। जैसे आपने सुना होगा हरित क्रांति 1960-70s के आसपास की बात है, जब हमारे देश में अकाल की स्थिति लगभग पड़ गई थी और हम निर्भर दूसरे देशों पे थे, जैसे हम अमेरिका से गेहूँ चावल वगैरह मंगाते थे। तो उस क्रम में जब दिक्कत हो गई थी चावल्स की, अनाज की देश में, तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, इवन पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में हमने अत्यधिक मात्रा में गेहूँ और इस चावल की खेती पे बल दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि हमने बहुत सारे प्रयोग भी किए, जैसे नई नई तकनीकों का, कीटनाशक दवाइयों का, ये सब, ठीक है। तो उसमें हुआ कि इतनी ज़्यादा खेती होने लगे कि भारत ने उस अकाल को तो दूर किया ही, जो अनाज की कमी हो गई थी, साथ में इतना हमने स्टॉक कर लिया कि दूसरे देशों को भी हमने सप्लाई किया। तो उसी प्रकार से केसर क्रांति, ठीक है, तो केसर क्रांति का संदर्भ बेसिकली है इसके सूर्य ऊर्जा से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। चौथा प्रश्न है कि दानों को पीसकर खाने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है। दानों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गेहूं का दाना, चावल का दाना, उसको पीस कर, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, कबूतर है। कबूतर को आप देखते होंगे कि छतों पर आ जाते हैं तो वो गेहूं को लेते हैं, लेकिन वो गेहूं को डायरेक्ट नहीं गटक जाते हैं, ठीक है। वो पहले उसको अपनी रखते हैं, उसको पीसते हैं, पतले, उसको बुरादा टाइप का बोल लो, तो उससे वो उस तरीके से पीस कर खाते हैं, ठीक है। तो उसे कबूतर, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा का कबूतर। पाँचवा है कि रेबो क्या है। तो रेबो एक प्रकार का टेंट है, जो आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग होता है कहाँ पे, ठंड वाले जगहों पे, जहाँ पे टेंट लगाकर, या ज़्यादा इसके क्या बोलते हैं, बाढ़ वगैरह क्षेत्र, जैसे आप उत्तराखंड के क्षेत्रों में देख सकते हो। तो इसका जो है वो एक प्रकार का टेंट है रेबो। आयोडीन का स्रोत आप जानते होंगे कि इसमें से कोई नहीं है, एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन दिया वो कोई नहीं है, क्योंकि आयोडीन का जो स्रोत होता है वो तो दूध हुआ, चावल सॉरी अनाज हुआ, सब्जियां हुई, तो ये सब इसमें से शैवाल, कवक, फम्फूटी, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की सर्वप्रथम जानकारी देने के लिए रोनाल्ड रोस को। तो देखो, आयोडीन का स्रोत होता है तो इसका तो स्रोत शैवाल होता है। ऐसे आयोडीन का और भी अन्य स्रोत होते हैं बॉडी के लिए, जैसे दूध है, मछली है, सब्जियां हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग की सर्वप्रथम जानकारी देने के लिए तो 1902 में रोनाल्ड रोस को मिला था, जिन्होंने मलेरिया रोग के लिए इसका वैक्सीन का इजाद किया था, तो इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार 1902 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत है? तो फाहियान है। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका उत्तर तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, अब हमारे पास 2 प्रश्न बचते हैं। रक्त का थक्का न बनने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो आप जानते हैं जैसा कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो उसके लिए उत्तरदायी होता है विटामिन के। ठीक है। अगला है कि जल्लीकट्टू का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो बेसिकली तमिलनाडु में होता है। केरल, तमिलनाडु, असम कोई नहीं, तो तमिलनाडु। देखो आप जल्लीकट्टू वाला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएंगे ही। इसमें आप देख लेना विटामिन सी के कौन से स्रोत हैं, किन किन के इसका बीमारी होता है। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो जो लाऊँ उसमें सेपरेट जितने भी विटामिन है उसके प्रमुख रोग क्या होते हैं, उसकी कमी से क्या होता है, ठीक है, कौन से बीमारियाँ हो सकती हैं। तो मैं प्रयास करूँगा, अभी एक एक करके समझाऊँगा तो फिर गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैं विटामिन ए, बी, सी जितना B12 जितना है वो मैं एक वीडियोज़ में इसको सारा क्लियर कर दूँगा। ये आप याद रखना, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाला है, तो फाहियान याद रखना, ये प्रश्न आने की संभावना है। ये रोनाल्ड रोस का भी रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो बीमारी वाला संबंधित है, तो ये पूछ सकता है। आयोडीन का स्रोत नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। रेबो क्या है? रेबो इज़ इम्पोर्टेंट, एक प्रकार का टेंट, तो ये इसको भी आप ज़रूर याद रखना। देखो इसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है वो याद करने वाले, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इन प्रश्नों को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम जो फैक्चुअल चीज़ें हो याद हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। कोशिश करना है कि जो भी 20 से 25 फैक्चुअल क्वेश्चंस है उसमें हमें 80% यानी अगर 20 आते हैं तो कम से कम 16 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। और हमारा प्रयास है कि डायरेक्ट इसी में से कस्ट पेस्ट हो एग्ज़ाम में प्रश्न, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। और हर तरीके का जो भी प्रश्न बनेंगे एनसीईआरटी से वो मैं बनाऊँगा और आपके लिए लाऊँगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस सीरीज की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम में मदद कर सकता है। और सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन आप रेगुलर क्लास ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं।